में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। मध्य प्रदेश में शिक्षा का हाल पूछिए तो जवाब मिलेगा सब मैनेज हो रहा है, लेकिन ये मैनेजमेंट अब मजाक नहीं महाकाव्य बन चुका है। एक स्कूल, एक शिक्षक और 8 क्लास। ईसीसी के बच्चे आए तो लगा पढ़ाई होगी, मगर लोरी और लड्डू ज्यादा जरूरी निकले। देखिए अनुराग द्वारी और जफर मुल्तानी की ये रिपोर्ट, जिसमें शिक्षक अब गुरु नहीं, सिस्टम के सुपर ह्यूमन। बोलो, टच योर हेयर, टच योर नोज, अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण मंत्री था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 200 किलोमीटर दूर आगर मालवा का ये सरकारी स्कूल। सिस्टम ने सोचा अगर कमरे कम हैं, टीचर एक है, तो क्यों न एक ही कमरे में नर्सरी से 5वीं तक सबको ठूंस दिया जाए। ये स्कूल नहीं, लोकतंत्र की शिक्षा व्यवस्था की लाइव लेबोरेटरी है, जहां गुरुजी गणित, संगीत, खाना, खेल, कविता, कॉपी जांचना, लोरी गायन और ईसीसी में डिप्लोमा सब अकेले निभा रही हैं। पहले से 5वीं तो आंगनबाड़ी के बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, फिर भी चेहरे पर शिकन नहीं है। खुशी खुशी बता रही हैं सब मैनेज हो जाता है। बुक वगैरह से भरवाते हैं हम लोग, वो आदत में हम लोगों की तो। अच्छा। क्योंकि इतना स्टाफ होता नहीं है। अब जैसे बच्चे कम हो गए, हम 3 टीचर ही हैं, तो मोस्टली लेना ही पड़ता है। 2 क्लास, 2 तीसरी चौथी उधर ली है, तो कर लेते हैं मैनेज। अंकुर की वो किताबें आई है अभी, तो वो दे देते हैं हम, तो बच्चों को भरवाते हैं हम। थोड़ा तो डिस्टर्ब होता ही है। जैसे अब ये शब्द दिए मैंने, ये पहली वालों के लिए भी जरूरी है और दूसरी वालों के लिए भी जरूरी है। फिर दूसरी वालों को जब मात्रा सिखाती हूँ तो इनको कुछ और काम दे देती हूँ। ऐसे मैनेज करते हैं। अच्छा, स्पेस मैनेजमेंट कर देती है। पास ही बिठाती हूँ, सबसे पहला काम तो ये, ताकि ये कुछ भी कहना हो तो मुझसे तुरंत बोल। क्योंकि ये अगर इनको इधर उधर कर दे तो ये घबरा जाते हैं। अब जैसे ये बच्चा डर रहा है, अब इसका डर तो दूर करना ही पड़ेगा। यहाँ पढ़ाई का शोर नहीं, मैनेजमेंट की चुप्पी है। एक ही कमरा जहाँ दीवार पर हेमा का सपना टंगा है, लेकिन सपना गुरुजी का है कि काश कभी कोई बच्चा बोले मैम पढ़ाई का मन है, फिर ताली बजेगी और पढ़ाई शुरू होगी। लेकिन फिलहाल तो ईसीसीई के नन्हे सिपाही अपने पेंसिल चबाते हुए लोरी सुन रहे हैं। यहाँ शिक्षक किसी टाइम टेबल से नहीं, संवेदनाओं से चलते हैं। कभी किसी को खेलना है, कभी किसी को रोना है, किसी को घर जाना है, और इन सब के बीच शिक्षक बीच में खड़े हैं, जैसे कोई डीजे हो जो एक ही गाने में शादी और जन्मदिन की पार्टी निपटा रहा हो। में पढ़ाने में लग जाते हैं तो थोड़ा सा हो जाता है कम बच्चों में, पर कोशिश करते हैं कि जैसे किसी ये बच्चा समझदार है तो किसी एक बच्चे को खड़ा कर देते हैं, वो इन बच्चों को देख लेता है तो मैं इनको बाहर खेल करवा देती हूँ। ऐसे करके मैनेज तो कर लेते हैं। और भी समस्या, बच्चे रोते हैंगे, कभी रोते होंगे, पढ़ती कर लेते रोते हैं ना। फिर अभी तो जैसे व्यवस्था नहीं है तो फिर हम फोन लगा देते हैं घर पे, फिर पालक आके ले जाते हैं। भूख लगती है आते ही, तो फिर खाना बनता है हमारे यहाँ, तो चुपचाप धीरे से ले जाके खाना खिला के ले आती हूँ। ऐसे मैनेज करते हैं। अच्छा, लोरी वोरी भी सुनाना पड़ती है? हाँ, सब सुनानी पड़ती है। चॉकलेट एक पैकेट पूरा ला रखा मैंने बैग में है, रोज एक चॉकलेट देती हूँ ताकि ये बंधे रहे, आए चॉकलेट के डर से रोए ना। मैडम भी मंगवाते हैं, पैकेट मंगवा देते हैं, भिजवा देते हैं पीछे। अभी तो ऐसे मैनेज हो रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नई शिक्षा नीति कहती है प्ले बेस्ड लर्निंग होना चाहिए, मगर जमीन कहती है प्ले भी आप, बेस भी आप, लर्निंग भी आप। अब आंगनबाड़ी हो, प्राइमरी हो, मिड डे मील हो या माँ की ममता, सबका ठेका शिक्षक को ही दे दिया गया है। वो टीचर नहीं, सरकारी राउटर है जहाँ सब कुछ कनेक्ट होता है, लेकिन नेटवर्क हमेशा वीक रहता है। प्री प्राइमरी स्कूल में नर्सरी, LKG और UKG कक्षाएं हैं, और उसके लिए गवर्नमेंट हमको विभाग की तरफ से सहायिका और प्री प्राइमरी टीचर की सेट मिलेंगे। अभी पोर्टल अपडेट हो रहा है और उस पर प्रोसेस चालू है। प्राइमरी स्कूल के जो टीचर्स हैं वो ही इनको पढ़ा रहे हैं, और जैसे ही प्री प्राइमरी टीचर आ जाएंगे तब फिर वो पढ़ाएंगे। 4 क्लासरूम है हमारे पास, उसमें से 3 में चल रहा है, क्योंकि 3 ही टीचर हैं, तो हम प्री प्राइमरी और पहली दूसरी को एक साथ बिठा रहे हैं
और तीसरी चौथी को क्लास को एक साथ बिठा रहे हैं और पांचवी को अलग। खेल खेल में उनको पढ़ाना भी है और एक्टिविटीज़ भी करानी है, गेम्स की भी करानी है, ड्राइंग वगैरह भी बताना है, छोटे छोटे गेम्स खिलाना है उनको। और उनके जो मध्याह्न भोजन में बच्चे खाना खाते हैं जब भी उनको पूरी तरह से उनको भी देखना। टीचर की कमी की वजह से एक टीचर थे तो उस टाइम पे कंफर्ट था हमें, पर वो टीचर के अतिशय में चले गए यहाँ पे, तो फिर 2 क्लास दे दी गई मेरे को। नहीं, डिस्टर्बेंस तो होता है, वो तो बराबर होता है डिस्टर्बेंस तो। मध्य प्रदेश में शिक्षा की हालत पहले खराब थी, अब उस हालत में सुधार आ गया है। जी हाँ, ये कहने का हक सिर्फ एक ऐसा राज्य ही रख सकता है जो कमजोरी को भी उपलब्धि में बदलने की राष्ट्रीय कला में पारंगत हो। वैसे मंत्री जी कहते हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। 12,000 शिक्षकों की कमी है, इसके बावजूद अब ये कहा जा रहा है शिक्षक आंगनबाड़ियों में भी काम करें। किसने बोला? ये आप ऐसी पूरी जानकारी लोक शिक्षण से गलत जानकारी है। जी मंत्री जी, हमारी जानकारी गलत है, ये दस्तावेज गलत है, आपके विभाग के अधिकारी भी शायद गलत ही बोल रहे होंगे। पहले से पदस्थ शिक्षक हैं, उन्हीं को स्टेट लेवल से जो कैरिकुलम आया था उसके अनुसार ट्रेंड कर दिया गया है, उनकी ट्रेनिंग हो गई है। जो सामान्य पद है कि जैसे प्रार्थना करना है, चित्र आकृति पहचानना है, बच्चों को ये खेल खेल में पता लगे कि ये किस चित्र की आकृति है, गिनती का उनको बेसिक ज्ञान कराना है। तो 3 बच्चों की गिनती करेंगे तो कैसे करेंगे, गतिविधि उसमें संचालित है, छोटे बच्चे आसान तरीके से करें। तो उनको कविता कैसे, छोटी छोटी कविताएं जैसे मछली जल की रानी है। ऑलरेडी शिक्षकों की कमी है प्राइमरी स्कूल में, और फिर उनके ऊपर एक वर्कलोड नहीं बढ़ गया सर ये तो विभाग से ही है, तो विभाग के जैसे निर्देश है उसी का पालन करते हुए सर ये कार्य किया जाता है। 2021 में यूनेस्को ने बताया था कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एक शिक्षक वाले स्कूल हैं, पूरे 21,077। अब हालात सुधर गए हैं। 2024 की केंद्रीय रिपोर्ट कहती है अब ये संख्या घटकर 12,210 रह गई है। उपलब्धियां और भी हैं। 9,500 स्कूलों में बिजली नहीं है, 1,745 स्कूलों में बेटियों के लिए शौचालय नहीं है, 775 स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के लिए रैंप नहीं है, 4,815 स्मार्ट क्लासेस स्वीकृत हुए हैं, सिर्फ 986 में स्मार्ट जैसा कुछ है। विधानसभा में पेश रिपोर्ट कहती है 5600 स्कूल जर्जर या बिना बिल्डिंग के चल रहे हैं। 2015-16 में सरकारी स्कूलों में कुल 78,96,000 विद्यार्थी दर्ज थे, जो 2024-25 में घटकर 58,17,000 रह गए हैं। यानी 10 साल में सरकारी स्कूलों में 21 लाख बच्चे घट गए। बड़े अफसोस की बात है कि मध्य प्रदेश में ऐसे अनेकों कक्षाएं हैं, अनेकों क्लास हैं, जहाँ पे स्थायी टीचर ही नहीं है, जहाँ पे काम चलाया जा रहा है अतिथि शिक्षकों के साथ, और वो भी अतिथि शिक्षक जो हैं वो भी निराश पड़े हैं, क्योंकि बार बार भाजपा सरकार ने उनको स्थायी करने का आदेश दिया है, लेकिन ना तो उनको स्थायी करने का आदेश मिला है, ना उनको पर्याप्त वेतन दी जा रही है, और उसके साथ साथ ना जो रिक्त स्थान पड़े हैं टीचरों के, ना वो सरकार भर रही है। और इसीलिए आज पूरा जो विभाग है स्कूल शिक्षा का, उसकी बहुत दयनीय स्थिति हो चुकी है। अब सरकार शिक्षक नहीं जादूगर ढूंढ रही है जो प्री प्राइमरी के बच्चों का मन बहलाए, मिड डे मील पकाए, गणित पढ़ाए, चित्र बनवाए और फिर अगर समय बचे तो अपने दस्तावेज ऑनलाइन भी अपलोड कर दे। और जब आप पूछें कि ये सब अकेला मास्टर कैसे करता है तो जवाब आएगा, मैनेज कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों के शिक्षक अब सिर्फ शिक्षक नहीं रहे, वो शिक्षा विभाग के अल्ट्रा ह्यूमन यूनिट बन चुके हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, खिलाते हैं, खेलते हैं, चित्रकारी कराते हैं। और चूंकि मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग का मानना है कि बच्चों का भावनात्मक विकास जरूरी है, तो इन सब कामों के बाद अगर थोड़ा वक्त बच जाए तो उन्हें पढ़ा भी लेते हैं। अगर मालवा से अपने सहयोगी जफर मुल्तानी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV। और इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं प्रियंका दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राव कुलदीप सिंह जी हैं, पूर्व शिक्षा अधिकारी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ डॉक्टर उषा खरे जी हैं, शिक्षाविद। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ा सवाल जो यहाँ उभर कर सामने आ रहा है, प्रियंका जी, चर्चा की शुरुआत आप ही के साथ करेंगे। कई दफा आप जुड़े भी हैं, लेकिन जब ये तस्वीरें सामने आती हैं तो झकझोर देती हैं। ऐसे में क्या कहा जाए, सवाल किससे पूछा जाए जब ऐसी स्थिति सामने है? नमस्कार अमृत जी। और ये जो रिपोर्ट मैंने अभी देखी है आपके माध्यम से जो दिखाई जा रही है,
ये व्यवस्था की अगर मैं कहूँ बड़ी दुखद तस्वीर है, इसे मैं स्वीकार करती हूँ। और जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ के तौर पे मीडिया को माना जाता है, आपने प्रखरता से और पूरी ईमानदारी के साथ इस रिपोर्ट को आज सबके समक्ष रखा। इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ और धन्यवाद देती हूँ आपके चैनल को कि सदैव आप लोगों ने निर्भयता के साथ में और तटस्थता के साथ में सरकार की जहां पर कमियां हैं उसे बिल्कुल स्पष्ट तौर पे हम लोग के समक्ष रखा है। आज अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में तकरीबन 1,23,412 के करीबन स्कूल्स हैं और अलग अलग स्कूलों में जिसमें हम बात करें तो 40% से ज्यादा 40% से ज्यादा स्कूलों में आज जो है वो कंप्यूटर के द्वारा शिक्षा हो रही है। 30% स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस भी लग रही हैं। बहुत से ऐसे स्कूल हैं जिनको ऑनलाइन के माध्यम से कनेक्टिविटी भी उपलब्ध कराई गई है। आज मध्य प्रदेश जो है वो देश में अगर मैं बात करती हूँ यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा देश में दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश अपना स्थान रखता है। परंतु अगर इस प्रकार की जो 90% स्कूलों की दुरुस्त किया है, लेकिन फिर भी ये बात सत्य है कि कमियां कुछ स्थानों पर हैं और उन्हें भी रेक्टिफाई करना सरकार की जिम्मेदारी है और डेफिनेटली ये उसी में का एक चेहरा है जिसे और भी दुरुस्त करने की आवश्यकता है और सरकार इसकी ओर भी कदम सकारात्मकता से उठाएगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। बिल्कुल। हमारे साथ राव कुलदीप सिंह जी हैं, पूर्व शिक्षा अधिकारी। राव साहब, क्या जो रिपोर्ट शिक्षा विभाग की तरफ से भेजे जाते हैं परेशानियों से जुड़े हुए या मुश्किलों से जुड़े हुए, क्या आपको लगता है कि सरकार उस पर गंभीरता से विचार करती है या फिर कहीं चूक आपको मालूम पड़ता है? आपका तजुर्बा कैसा रहा? नहीं, ध्यान तो दिया जाता है निश्चित रूप से। मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी। तो ऐसा तो नहीं है कि चीजों की अनदेखी की जाती। खासतौर से ये जो आज की रिपोर्ट है इसमें तो पीएम श्री विद्यालय भी बहुत अच्छा दिख रहा है, कक्षा के अंदर स्थिति भी बहुत अच्छी। और जो एक पहले आपने जिन महिला शिक्षिका से बात की थी लाल साड़ी में जो है, उनका तो बहुत मनोबल भी बहुत मजबूत है और माने बहुत पॉजिटिविटी के साथ वो सारी चीजें कर रही है। तो मैं किसी चीज को बचाने के लिए, किसी का बचाव करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसे ही शिक्षकों की आवश्यकता होती है वाकई। उनके लिए आपके चैनल के माध्यम से मैं यहाँ से प्रशंसा और साधुवाद प्रेषित करता हूँ। राव साहब, आपने मनोबल का जिक्र किया। क्या मनोबल मजबूत होगा तो एक शिक्षक कई कक्षाओं को एक साथ संचालित कर सकते हैं क्या? अमृत जी, इसमें जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कंसेप्ट लिया है, आंगनवाड़ी और नर्सरी केजी के बच्चों को आपस में क्लब करके दोनों विभाग का समन्वय भी उसमें आवश्यक है। और खास तौर से उसमें ये जो जिस तरीके से पहले पढ़ाते थे वैसे नहीं पढ़ाना है। दुर्भाग्य से किसी भी तरह का प्रशिक्षण कर लो वो घूम फिर के पुरानी आदत पे चला जाता है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन प्रारंभिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाने जैसा तो कुछ करना ही नहीं है। इनसे तो एक्टिविटी करवानी है और उसके माध्यम से इनको सीखना है। पर व्यवस्था है कि शिक्षकों को भी उस तरह का प्रशिक्षण पूर्व में भी नहीं रहा, अभी भी दे रहे हैं। तो एक दिन में रातों रात कोई आदत बदल नहीं जाएगी, ना ही कोई इतना स्किल कौशल अर्जित कर लेगा कि वो उसमें पारंगत हो जाए, समय लगेगा। लेकिन ये अवश्य है कि एक साथ यदि अधिक गुरुकुल होता तो देखिए उसमें एक अलग बात होती थी। ये स्कूल है और स्कूल में होने तो कक्षा के हिसाब से शिक्षक चाहिए। राव साहब, कक्षा के लिए अलग होने तो कक्षा के हिसाब से शिक्षक चाहिए, पर मजबूरी है और मजबूरी की तस्वीरें सामने आती हैं। आते हैं आपके पास उषा खरे जी हमारे साथ, शिक्षाविद। उषा जी, 10 साल में 21 लाख विद्यार्थी सरकारी स्कूलों से गायब हुए। क्या ये आंकड़े नहीं झकझोरते हैं? ये सरकार को, प्रशासन को विचार करने पर मजबूर नहीं कर पाए? जी जी जी, नमस्कार। बहुत ही ये मतलब ऐसी चौंकाने वाली रिपोर्ट तो हमेशा हम लोगों को देखने सुनने को मिलती हैं कि यदि 20-25 लाख बच्चे सरकारी स्कूल की परिधि से बाहर जा रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है एक दूसरा विकल्प RTE का
जो बच्चों को मिला हुआ है, तो अब गांव-गांव में प्राइवेट स्कूल बहुत अधिक खुल गए हैं। इंग्लिश मीडियम के प्राइवेट स्कूल जितने भी खुले हैं, उनमें लॉटरी सिस्टम से जिन बच्चों का एडमिशन हो रहा है, तो हर माता पिता, गांव-गांव के माता पिता भी बड़े जागरूक हो गए। अब वो कोई भी हिंदी मीडियम के स्कूलों में पढ़ाना नहीं चाहते। तो मुझे लगता है एक वजह ये भी है कि 20-25 लाख अगर विद्यार्थी कम हुए हैं, तो वो शाला त्यागी या शाला अप्रवेशी नहीं होंगे, वो कहीं ना कहीं अध्ययनरत होंगे। और यदि लॉटरी सिस्टम से आरटी में पढ़ रहे हैं, तो उसका खर्चा भी सरकार उठाएगी। तो ये इस दृष्टि से देखें तो बहुत अच्छा है। और यदि शासकीय शालाओं की दृष्टि से देखें तो ये चिंताजनक प्रश्न है कि इतने सारे बच्चे हमारे शाला की परिधि से बाहर हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से फिर हमारे जब कम संख्या वाली स्कूलें होंगी तो स्कूलें बंद होंगी, और स्कूल बंद होंगी तो अगर मान लीजिए कभी आरटी का लाभ उस गांव के पूरे बच्चों को नहीं मिला, उसमें बच्चे सभी लॉटरी में नहीं निकले, तो फिर माता पिता के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि अब बच्चों को हम कहाँ भेजें। जी बिल्कुल सही। प्रतिदिन शिक्षकों का सेवानिवृत्ति भी हो रही है, शिक्षकों की भारी कमी आ रही है। 2026 में तो आप ये मान के चलिए कि लाखों शिक्षक रिटायर होने वाले हैं। तो अभी से सरकार को कुछ संवेदनशीलता से सोचना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रियंका जी बताएंगे किस तरीके से क्या कुछ चीजें चल रही है, लेकिन उससे पहले विवेक जी, जैसा यहाँ पर उषा जी ने कहा, एक बड़ी अच्छी बात कही कि अक्सर हम ऐसी तस्वीरें देखते हैं जो आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि फ्रेंडली हो गए, तो हम लोग भी फ्रेंडली हो गए। विवेक जी क्या कहेंगे आप? अमृत जी, कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जिस प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था हम नहीं दे पा रहे हैं, और ये भाजपा का अमृत काल चल रहा है। जिस प्रदेश की सरकार महीने में लाखों करोड़ रुपए का कर्जा हम महीने में 2 बार 3 बार ले रही है, वहां पे शिक्षा की व्यवस्था ये है कि इन स्कूलों में कौन बच्चे आते हैं? यहाँ पे किसानों के बच्चे आते हैं, मजदूरों के बच्चे आते हैं, जो शिक्षा का अधिकार चाहते हैं, बेहतर भविष्य के लिए अच्छी शिक्षा अर्जित करना चाहते हैं। परंतु शासकीय स्कूलों की आज स्थिति यहाँ पर यह है कि एक टीचर को इस तरीके से 4 क्लासों को संभालना पड़ रहा है। सिर्फ कक्षाओं को नहीं संभालना पड़ रहा है, चुनाव से पहले इनको बीएलओ बनाया जाता है, शासकीय आयोजनों में भीड़ इकट्ठा करने का तंत्र बनाया जाता है। निश्चित ही कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज इन बच्चों का भविष्य अंधकार में है। जैसे कि पूर्व के वक्ता बता रहे थे कि 1,22,000 स्कूल है मध्य प्रदेश में, मैं उनके ज्ञान में वृद्धि करना चाहता हूँ। 2018-19 सत्र में 1,22,000 स्कूल थे। आपने कहा 10 लाख छात्र गायब हो गए। सिर्फ 10 लाख छात्र गायब नहीं हो गए, 28,000 से ज्यादा शासकीय स्कूल बंद हो चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, केंद्र शासित भाजपा सरकार की जांच एजेंसी कह रही है। तो निश्चित ही जब लाखों की संख्या में पद रिक्त है और लाखों की संख्या में मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवा है, तो उनके पास में अवसर है, आप उनकी भर्ती प्रक्रिया को शुरू कीजिए। शासकीय स्कूलों में जो भर्ती प्रक्रिया अगर शुरू की जाएगी तो मध्य प्रदेश की जो बेरोजगारी की समस्या है उसको भी हम हल कर सकते हैं। शासकीय स्कूलों की जो स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, निरंतर स्कूल बंद होने की कगार पे, शिक्षक नहीं है, छात्रों का भविष्य चौपट हो रहा है, तो उस पर भी सुधार करने की आवश्यकता है। प्रियंका दुबे जी ने जो आंकड़ा पेश किया वो 2018-19 के सत्र का है। उनको अभी अपनी रिपोर्ट को दुरुस्त कर लेना चाहिए कि अब मध्य प्रदेश में सिर्फ 99,000 सरकारी स्कूल बचे। 2018 की बात की जाए विवेक जी, या फिर आंकड़े की 2022 आपका आंकड़ा गलत है। जैसे आपकी सरकार के मंत्री गलत आंकड़ा पेश कर रहे हैं विधानसभा में, वैसे आप इस टीवी के माध्यम से भी गलत आंकड़ा पेश कर रही है। हिमाचल में आपकी क्योंकि क्रीड़ा की बात यह है, इस स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, के बच्चे नहीं पढ़ रहे, तो यहाँ पे क्रीड़ा उनके लिए जाहिर होनी चाहिए। ठीक है विवेक जी, आपने सवाल पूछ लिया, आप जवाब ले लेते हैं प्रियंका जी से। ठीक है विवेक जी, आपने सवाल पूछ लिया, आप जवाब ले लेते हैं प्रियंका जी से। प्रियंका जी, सवाल विवेक जी ने उठाए हैं और कई दफा कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए। कर्ज है सरकार पर, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इन कर्ज के बावजूद, तमाम कोशिशों के बावजूद स्कूल में शिक्षक नहीं है, बिजली नहीं है, शौचालय नहीं है, तो क्या कहें? 99.9% स्कूल्स में शौचालय है। पहले तो ये मैं दुरुस्त कर दूं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं टीचर्स की, तो पूरे देश के अगर हम बात करते हैं तो 8.33% टीचर्स जो है, 8.33% टीचर्स मध्य प्रदेश के अंदर शासकीय कार्यरत हैं। इसके अलावा मैं अगर बात करने जाऊं
तो कई ऐसे स्कूल हैं जो प्राइवेट कंपनीज के द्वारा भी संचालित किए जा रहे हैं और आरटीई के माध्यम से जितने भी प्राइवेटाइजेशन कर रही है ना शासकीय स्कूल का, प्राइवेटाइजेशन तो खुद आपके शासन के दिए हैं। सरकारी स्कूल बंद हो जाए तो पूरी तरीके से प्राइवेट स्कूलों के हवाले हो जाए, जहाँ मनमानी कमीशन लेकर ड्रेस खरीदने का दबाव बनाए, किताबें खरीदने का दबाव बनाए, आप कमीशन खोरी कर सके। भाजपा की सरकार, भाजपा के नेता कमीशन खोरी को दूर के इन गरीब बच्चों से कमीशन का लाभ ले सके, आप इनके अभिभावकों को लूट सके, इसलिए आप शासकीय स्कूल बंद कराना चाहती है। आपने मध्य प्रदेश में 30,000 स्कूल बंद करा दिए, निश्चित ही चिंता का विषय है। आप शिक्षा माफिया मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था चला रहे। मंत्री महोदय को ये नहीं पता कि विभाग में क्या चल रहा है, इसका दुर्भाग्यपूर्ण है। लाखों करोड़ रुपए कर्जा ले रहे हैं आप। ठीक है विवेक जी, प्रियंका जी, ठीक है, ऐसे कोई समझ नहीं पाएगा ना। आते हैं आप दोनों के पास आते हैं। राव कुलदीप साहब, एक बड़ा सवाल आपने प्रियंका जी को सुना कि उन्होंने कहा कि 99% जो है स्थिति ठीक है। तो सर आपको तो आप तो कम से कम तारीफ कर दे हमारे कैमरे की कि हमारे जो सहयोगी हैं उस 1% को ढूंढ कर सर बड़ी मेहनत से अलग अलग जगहों से जाकर तस्वीरें भेज देते हैं, तो कम से कम हमारी तस्वीरों पर ही संज्ञान ले लिया जाए। आपके कैमरे और आपके जो अनुराग तिवारी जी की जो रिपोर्ट रहती है बिल्कुल दिल को छू जाती है। ऐसी स्थिति लाके सरकार के सामने रखती है, सबके सामने रखती है। और मेरा तो ये दोनों इन मित्रों से भी आग्रह है, प्रियंका जी और विवेक जी से, ये परस्पर दोषारोपण का काम ना करें। शिक्षा में शिक्षकों को अच्छे शिक्षकों की भर्ती, समय से भर्ती, विद्यालयों में सुविधा, इसके लिए दोनों दलों को एकमत होके और शिक्षा के सुधार का मतलब प्रयास करना पड़ेगा। देखिए 95 में जब भर्ती को बंद करके और शिक्षा कर्मी भर्ती करने लग गए थे 1995 में, उस वक्त 500 रुपए की तनख्वाह पे मास्टर रखा जाता और प्रारंभ में तो ये था कि गांव में डोडी पिटवाई जाएगी। मैंने तत्कालीन शिक्षा मंत्री को स्वयं उनके मुख से सुना था कि हम इसलिए रख रहे हैं कि गांव का लड़का वहीं का वहीं रह जाएगा, शहर के मास्टर जाते नहीं, वो अपने जानवर भी देख लेगा, अपनी फसल भी देख लेगा और पढ़ा भी लेगा, और तनख्वाह भी इसलिए कम रख रहे हैं कि बाहर से कोई नहीं आएगा। तो ये इन चीजों को अगर उखाड़ेंगे और एक दूसरे के दोष, मध्य प्रदेश की शिक्षा खासतौर से सत्यानाश वहीं से होना शुरू हुई थी। ठीक है ना, तो किसी का ठीक है ना, लेकिन सवाल तब पूछे जाते हैं जब मंचों से डबल इंजन की सरकार का जिक्र किया जाता है। प्रियंका जी, तब सवाल पूछे जाते हैं। जनता ने आपको बहुमत के साथ सत्ता की चाबी सौंपी है, तो उम्मीद तो हम करेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि सरकारी व्यवस्था जो है शिक्षा के मामले में ये विफलता की ओर जा रही? और अगर 1% भी, जिस 1% का आप जिक्र कर रही थी प्रियंका जी, अगर 1% भी आपको लगता है तो इसके पीछे वजह क्या मानती हैं आप और क्या उम्मीद करें? सर्वप्रथम कुलदीप सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने सत्यता को प्रकट किया। दूसरा धन्यवाद अमृत जी, मैं आपका भी कहूंगी, मैंने 99% शौचालय की बात करी थी जो स्कूलों में बनाए गए हैं। मैंने ये कहा था भी गिर रहे हैं मैम, खतरा भी है इसका स्कूल की व्यवस्थाओं की मैं अगर बात करूं तो मैंने स्टार्टिंग से ही कहा था कि लगभग 90% तक हमने इस मामले में रेक्टिफाई किया है। जो परेशानियां उनको दूर करने की कोशिश करी है। 10% के करीबन ये मैं स्वीकार करती हूँ कि कई जगह पर अभी भी कमियां हैं और वो बहुत भयानक है। उसके कई कारण, स्थानीय स्तर की भी समस्याएं हैं और मैं मान सकती हूँ कि जो सरकारी चीजों वहां तक पहुंचने में भी कई जगह पर दिक्कतें हुई हैं। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है प्रियंका जी, जहां एक शिक्षक के भरोसे कई क्लासेस हैं, तो यहाँ पर आप विचार कर लेने और मीटिंग कर लेने से तो काम बनेगा नहीं। जाहिर है कि आपको शिक्षकों की नियुक्ति करनी होगी। नियुक्तियां भी हुई हैं और कई जगह पर डेपुटेशन पे भी कोई गए, कई लोग अटैचमेंट पे भी यहाँ से वहाँ ट्रांसफर होते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं स्कूलों में भी की जा रही। कई जगह ऐसा है जहाँ स्कूल खुले हुए हैं परंतु विद्यार्थी नहीं है। कई स्कूल ऐसे भी आए हैं और वहाँ के टीचर्स दूसरी जगह अटैच करके भी सेवाएं दे रहे हैं। तो व्यवस्थाएं मैनेजमेंट गवर्नमेंट कर रही है और आगे भी हमारा नेतृत्व भी तटस्थता से कार्य कर रहा है। प्रियंका जी, वक्त कम है, एक कमेंट आपसे फिर लेते हैं, लेकिन उससे पहले विवेक जी से शॉर्ट कमेंट। विवेक जी, क्या आप उम्मीद करते हैं कि सब बेहतर है? सरकार जो है इस मामले पर, जैसा प्रियंका जी बता रही हैं, गंभीरता से सारी चीजें हो रही हैं, भविष्य उज्ज्वल है? शॉर्ट कमेंट। अमृत जी, भाजपा की सरकार में सबसे बड़ी नियत की कमी है। जिस प्रकार से अव्यवस्था है उसके सुधार करने की जगह पर्दा डालने का झूठे आंकड़ों के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है।
आज स्कूल निरंतर बंद होने की कगार में, पूरे स्कूली प्रशासन को निजीकरण की तरफ धकेला जा रहा है ताकि कमीशनखोरी को बढ़ावा मिले और शिक्षा माफिया मनमानी कर सके। जिस प्रकार से शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाला गरीब तबका अगर वो प्राइवेट स्कूल की फीस को वहन कर सकता तो शासकीय स्कूल में क्यों जाता, वो वहाँ की फीस वहन नहीं कर सकता। ठीक है नहीं, आपने बिल्कुल वाजिब सवाल पूछा है विवेक जी। प्रियंका जी से जवाब ले लेते हैं, वक्त कम है। प्रियंका जी, नमक से लेकर चीनी तक, दवाई से लेकर हर जगह हम लोग टैक्स दे, और उसके बाद अगर बच्चों को प्राइवेट स्कूल का रुख करना पड़े तो जाहिर है कि मुश्किल आएगी। प्रियंका जी, जब प्राइवेट स्कूलों पर नकेल कसी जाती है तो उसके साथ धरना प्रदर्शन पे इनके नेता बैठते हैं जाकर। अरे प्रियंका जब उनकी फीस के ऊपर ठीक है ना विवेक जी। प्रियंका जी, सियासी बातें तो होती रहेंगी, होती ही है, आगे भी होगी, इसमें कहाँ मुश्किल है। प्रियंका जी, सियासी बातें होती रहेंगी। विवेक जी प्लीज एक शॉर्ट कमेंट। प्रियंका जी, आप बताएं क्या उम्मीद करें तब जब मजबूरी में लोगों को प्राइवेट स्कूलों का रुख करना पड़ता है, और जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो लगता है कि वाजिब है उनके सामने भी, पेरेंट्स के सामने भी मुश्किल है। जी, सीएम राइज स्कूल, पीएम श्री स्कूल, इसके बहुत बड़े उदाहरण है कि सरकार प्राइवेटाइजेशन के विरोध में कार्य करते हुए सरकारी तंत्र के माध्यम से अच्छी शिक्षा देने के लिए वचनबद्ध है और कार्य कर रही है। सरकार की नीति नीयत बिल्कुल स्पष्ट है। इनकी तरह करनी ठीक है, वक्त इजाजत नहीं देता, ये लंबे डिबेट का मसला है। हालांकि उम्मीद करते हैं कि इस लंबे डिबेट से पहले सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करे, क्योंकि आवाम आपके भरोसे है और आपसे उम्मीदें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रियंका जी आपका, विवेक त्रिपाठी जी आपका, राव कुलदीप साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर उषा खरे जी हमारे साथ जुड़ी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।